नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हाथरस को लेकर सीएम योगी का सबसे बड़ा बयान। दंगे का मकसद उत्तर प्रदेश के विकास को रोकना है। यूपी में जातीय दंगा फैलाने की साजिश, नाम लिए बगैर सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला। जिससे विकास अच्छा नहीं लग रहा, वो प्रदेश में दंगा भड़काना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश की जा रही है। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इसलिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमें विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। दंगा भड़काने की साजिश कामयाब नहीं होगी। योगी ने इसके साथ ही कहा, उत्तर प्रदेश में विकास की यात्रा जारी रहेगी। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। योगी सरकार के खिलाफ साजिश का बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर यह कि हाथरस कांड में जांच एजेंसी को मिले अहम सुराग। योगी सरकार के खिलाफ साजिश के मिले अहम सुराग। हाथरस के बहाने योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश। सरकार की सतर्कता से नाकाम हुई है साजिश। यूपी में जातीय और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश। दंगे भड़काने के लिए लिया गया अफवाहों का सहारा। साजिश में सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल। प्रमाण मिलने पर लखनऊ में मुकदमे दर्ज। साजिश में पीएफआई, एसडीपीआई के अहम सुराग मिले हैं। साजिशकर्ताओं में पीएफआई, एसडीपीआई और माफियाओं के नाम शामिल हैं। साजिश में सीएए के उपद्रव में शामिल रहे संगठनों की भूमिका भी है। चंडीगढ़ की घटना की मृतका की तस्वीरों को हाथरस की बेटी बताया गया और वायरल किया गया। यूपी साइबर सेल ने दर्ज किए मामले और धरपकड़ के लिए टीम भी लग चुकी है। पीड़ित परिवार से मिले एसीएस होम अवनीश अवस्थी। मझौली गांव में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पीड़ित परिवार से बातचीत की और पीड़ित परिवार से बातचीत के दौरान में पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया है। बलरामपुर पीड़ित के परिवार से मुलाकात के बाद एसीएस गृह ने बोला, पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की है। हमने परिवार के सभी लोगों से बातचीत की है, उनको आश्वस्त किया है, सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं और बहुत ही बर्बर तरीके से हत्या की गई है। एलओ यानी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है क्योंकि प्रशांत कुमार, और उन्होंने कहा कि आरोपियों पर एनएसए लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें कल निर्देश हुआ था कि आज हम बलरामपुर में परिवार के साथ आए, यहाँ पहुँचे। मैं एडीजी एलओ प्रशांत वर्मा जी के साथ आज यहाँ आया हूँ। हमने खुद परिवार को सुना है, परिवार की हर बात को समझा है। आप लोग स्वयं मौजूद ही रहे। परिवार के जो भी हम सहयोग कर सकते हैं और परिवार ने जो अपने बिंदु बताए, इसको बहुत क्लोजली हम लोग मॉनिटर करें। उन्होंने ये कहा है कि जो भी इसमें दोषी है उनको किसी रूप में छोड़ा ना जाए और यदि कोई और छूट गए तो उनको भी जो है खोज निकाल कर जो है उन पर भी बहुत प्रभावी कार्रवाई की जाए। लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत वर्मा जी से ये कहा और निर्देश दिया कि आज हम बलरामपुर आकर जो थाना गैस्ट्री के अंतर्गत ये बहुत ही दुखद घटना हुई है, उस क्रम में हम पीड़ित परिवार के जन के पास आकर उनको भली भांति हम सुने, परिवारजनों के साथ हम बैठकर उनकी बात सुने और उसी कड़ी में आज यहाँ हम लोग दोनों अधिकारी लखनऊ से आए हैं। हम सीधे ग्राम में जाकर हमने परिवारजनों से बात की। जो पीड़ित परिवार है वहाँ नाना जी, वहाँ पर उनके पिताजी, उनके भाई साहब, उनकी माता जी, उनकी बहन और भाभी, सभी लोगों से हमने एक एक करके बात की। परिवारजनों ने बताया और अनुरोध किया कि जो
जो भी कार्रवाई हो वो इस प्रकार की हो कि जो भी अभियुक्त है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एडीजी कल हाथरस, आज बलरामपुर में एसिस गृह अवनीश अवस्थी दोनों ही पीड़ितों के द्वार योगी के सिपह सलार। बलरामपुर में पीड़ितों से क्यों नहीं मिला विपक्ष? क्या बलरामपुर के पीड़ित विपक्ष के लिए पीड़ित नहीं है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि हाथरस कांड को लेकर इतनी आक्रामक, बलरामपुर को लेकर मात्र ट्वीट। आखिर ये कहां का इंसाफ है? हाथरस की बेटी के साथ में हुआ दुराचार है, उसके साथ में जो अन्याय हुआ वो अन्याय है। लेकिन क्या बलरामपुर में जो बेटी के साथ हुआ वो अन्याय नहीं है? क्या वहां पर विपक्ष की संवेदनाएं नहीं है? विपक्षी पार्टियों की संवेदनाएं वहां के लिए नहीं है क्या? दरअसल अभी देखिए जो करंट सिनेरियो है उसमें एक कदम आगे बढ़ के पहले सीबीआई जांच की सिफारिश योगी सरकार ने कर दी, फिर एक कदम और बढ़ के पहले मुलाकात करके आए हाथरस में, फिर मुलाकात करने पहुंच गए बलरामपुर में और वहां पर पहुंचकर विपक्ष से ही सवाल पूछा कि बलरामपुर में कहां गायब है विपक्ष? संवेदनाएं तो हर बेटी के लिए होनी चाहिए। अब देखिए सवाल ये उठे कि क्या हाथरस कांड के सहारे अपनी सियासत चमका रहा है विपक्ष? हाथरस जाने वाले राहुल प्रियंका बलरामपुर क्यों नहीं गए? सीएम योगी के आदेश पर हाथरस फिर बलरामपुर पहुंचे एसिस गृह अवनीश अवस्थी। बलरामपुर में रेप को छोटी घटना बता चुके हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मंत्री। क्या रेप की घटना छोटी और बड़ी होती है? क्या इसको इस पैमाने पर तौला जा सकता है? रेप तो रेप है, किसी की आत्मा को चोट देना, क्या ये कोई छोटा क्राइम हो सकता है? क्या एक रेप को बड़ा और एक रेप को छोटा कहा जा सकता है? ये कैसी भाषा बोलते हैं लोग? इनको जनप्रतिनिधि कहते हैं, इनको कैबिनेट में जगह देते हैं। जिनकी सोच ऐसी भद्दी हो वो क्या जनता के सरोकार में काम करेंगे? और सीएम योगी से मिली अभिनेत्री और बीजेपी नेता जयप्रदा। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी और जयप्रदा की मुलाकात हुई है। अभिनेत्री जयप्रदा ने सीएम योगी से शिष्टाचार मुलाकात की है। देखिए सीएम योगी से मुलाकात की है अभिनेत्री और बीजेपी नेता जयप्रदा ने। शिष्टाचार मुलाकात उनकी रही और जिस दौरान मुलाकात हुई वो तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने मुलाकात की है अभिनेत्री और बीजेपी नेता जयप्रदा से। आपको याद होगा कि आजम खान के खिलाफ जिस तरीके से रामपुर में जयप्रदा डटकर लड़ रही थी और जिस तरीके से सामना कर रही थी, लगातार चर्चा में बनी हुई थी। लेकिन उसके बाद अब देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार बीच बीच में आकर अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज कराती रहती हैं। और अब एक शिष्टाचार मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी से उन्होंने की है। सीएम योगी से मिली है अभिनेत्री और बीजेपी नेता जयप्रदा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए कृषि कानून के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर से हमला बोला है। पंजाब के मोगा में खेती बचाओ यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, अगर सरकार को ये बिल पास करना ही था तो सबसे पहले लोकसभा, राज्यसभा में चर्चा करनी चाहिए थी। राहुल कह रहे हैं कि किसानों को गारंटी देना चाहते हैं कि जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आई उस दिन इन तीनों ही काले कानून को खत्म कर देगी और इन कानूनों को कूड़ेदान में फेंक देगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि वो पंजाब के किसानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस देश भर के किसानों के साथ खड़ी है और कांग्रेस एक इंच भी अपने वादे से पीछे नहीं हटने वाली। राहुल ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार एमएसपी को खत्म करना चाहती है और चाहती है कि खेती का पूरा बाजार अंबानी अडानी के हवाले कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। राहुल ने यह भी कहा कि अगर किसान इन नए कानूनों से खुश हैं तो देश भर में किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, पंजाब में किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि कोरोना काल में इन 3 कानूनों को लागू करने की जल्दबाजी आखिरकार क्या थी। देखिए ट्रैक्टर पर सवार होकर राहुल का एक बार फिर से एक अलग अंदाज आज नजर आया। किसानों के समर्थन में पंजाब पहुंचकर वहां राहुल गांधी ने आज किसानों से वादा किया है। वो कह रहे हैं कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी इन तीनों बिलों को डस्टबिन में यानी कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा और कांग्रेस 1 इंच भी अपने वादे से हिलेगी नहीं, हटेगी नहीं। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि किसान की जमीन, किसान का पूरा धन, किसान का अनाज अंबानी और अदानी जैसे लोग कम से कम दाम में खरीदें।
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता कृषि सुधार विधेयक और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बनाए गए कानून को आम जनता के बीच पहुंचाने के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इस बीच आज पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद गौतम गंभीर ने पुराना सीलमपुर गांव पहुंचकर वहां पर लोगों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी विधेयक के बारे में जानकारी दी, लोगों को संबोधित किया। सांसद गंभीर ने कहा, कृषि विधेयक किसानों के हित में है। यूपी का किसान अपने अनाज को लाकर दिल्ली में या फिर किसी भी बड़े राज्य में बेच सकता है, आसानी से बेच सकता है। वो जैसे दाम चाहता है अपने दाम के आधार पर उसको बेच सकता है। किसानों को अपने ही जनपद में अपने अनाज को बेचना पड़ता था, किसानों को उचित रेट नहीं मिल पाता था। अब केंद्र सरकार ने किसानों को खुली छूट दे दी है कि किसान अपने अनाज को देश के किसी भी कोने में ले जाकर बेचे, अपने मन मुताबिक दामों पर बेचे। साथ ही गौतम गंभीर ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नफरत का माहौल बना रही हैं, लोगों को भ्रमित कर रही हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार आम जनता के साथ ही किसानों के बीच जाकर किसी विधेयक के बारे में जानकारी दे रही है। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि सांसद गौतम गंभीर ने यह भी कहा कि लोकसभा में ऐतिहासिक ये सुधार है और ये जो विधेयक पारित किया गया ये ऐतिहासिक सुधार के तहत ही पारित किया गया, जो कि अब कानूनी रूप भी ले चुका है। देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये विधेयक सही मायनों में जो कि अब कानूनी रूप ले चुका है, ये बिचौलियों को और जो तमाम अवरोधक थे किसान के विकास में उनको खत्म करने के लिए है। यहाँ पर दिल्ली से संवाददाता अमरजीत ने इस दौरान में कवरेज की है, हमारे सहयोगी हैं अमरजीत। हम इसका समर्थन करते हैं। जो बीच के दलाल थे वो हमारे बीच में से हट गए। जो जिस रेट में भी मिलेगा हम किसानों को ही फायदा है इस चीज़ में और हम इस चीज़ का मोदी जी का। लेकिन अगर आप इसका समर्थन करते हैं तो किसानों के अंदर इतना रोष और इतना विरोध क्यों? ये लोग जो बीच के हैं, ये कांग्रेसी ये लोग, ये तो विरोध कराने वाले भी दूसरी पार्टी। ये जो किसान है वो तो राजनीतिक नहीं है ना, वो तो किसान है। किसान ट्रैक्टर ले लेके रोडों के ऊपर खड़े हैं। देखो जी, अब हमें जितने भी लोगों से हमारे संपर्क होंगे किसानों से, उनको समझाया जाएगा कि इस बिल का फायदा किसानों का ही है और इसमें कोई नुकसान नहीं है। हम मोदी जी के साथ हम सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो विपक्षी पार्टियाँ हैं ये जिस तरीके का भ्रम फैला रही हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। एक ऐसा व्यक्ति जो ज़मीन से उठ के देश का प्रधानमंत्री बना, वो कैसे किसानों के खिलाफ हो सकता है? इसलिए मैं उनको यहाँ पर विश्वास जताने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बच्चों को हर रविवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए अपने घरों का निरीक्षण कर 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू विरोधी अभियान में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। अभियान के 5वें रविवार को खुद सीएम केजरीवाल ने फिर से अपने घर पर रुके हुए साफ पानी को बदला और डेंगू के मच्छर पैदा होने की संभावनाओं को खत्म किया। केजरीवाल ने सभी लोगों से आग्रह किया कि हर रविवार को इस अभियान का हिस्सा जरूर बने। पश्चिमी दिल्ली के मोतीनगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक शिवचरण गोयल ने कीर्तिनगर एफ ब्लॉक पार्क में राउंड टेबल और हाई मास्क लाइट का उद्घाटन किया। इस मौके पर कीर्तिनगर एफ ब्लॉक आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी और आप पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली के मोतीनगर विधायक ने कीर्तिनगर इलाके में उद्घाटनों की कड़ी में आज कीर्तिनगर की ए ब्लॉक के पार्क में राउंड टेबल और हाई मास्क लाइट का यहां भी उद्घाटन किया। डिंडोरी के गांधी चौक पर गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता मौन धरने पर बैठ गए। बता दें कि शाहपुर थाना क्षेत्र में 19 साल की 12वीं की छात्रा का शव मिला, जिसको लेकर पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस धरने पर बैठ गए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बिहारी शुक्ला ने कहा कि अगर पीड़ित परिवार और मृतका को जल्द न्याय नहीं मिलता तो जिला कांग्रेस कमेटी पीड़ित परिवार के साथ धरना प्रदर्शन करेगी। 19 वर्षीय मृतका की मां ने शाहपुर पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, पुलिस उनकी मृतक बच्ची के आरोप की शिनाख्त करने की बजाय पीड़ित परिवार के ऊपर ही देवर भाभी के बीच अवैध संबंध के लांछन लगा रही है। शाहपुर थाने के ग्राम मुड़िया खुर्द में 12वीं कक्षा की छात्रा की उसके घर के पास बाड़ी में 27 तारीख को संदेहास्पद स्थिति में लाश मिली थी। 19 साल की मृतका के चाचा ने पहले उसको देखा था, जिसके बाद परिजनों द्वारा शाहपुर पुलिस को इस बारे में इत्तला किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
मेरी बहन है जो जिसकी हत्या हुई है और रेप भी हुआ है, वो मेरे घर परिवारों को सबको उठाकर सुबह से ले जा लेते हैं, रात 8-9 बजे 10 बजे ऐसे छोड़ते हैं वो पुलिस, और बोलते हैं कि तुम खुद ही मारी हो अपनी बच्ची को। भला अपनी बच्ची को कोई मार सकता है क्या? खुद ही बोलते हैं और खुद ही कार्रवाई भी करते हैं, और जो मुजरिम पकड़े हैं उन लोगों का नाम भी बता दी मैं, हरिकृष्ण ठाकुर, आकाश, चंद्र आकाश देलिया, उनका नाम भी बता दी हूँ, फिर भी उनके ऊपर आरोपी नहीं ठहरा रहे हैं, हमारे घर परिवार वालों को आरोपी ठहरा रहे हैं। कोई कहना वैसे गलत है। जो मड़ियाराज की घटना है उसमें पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है, और जिन जिन बिंदुओं पे भी पुलिस जांच कर रही है उसके पीछे प्रॉपर जो अनुसंधान किया जाता है तो उसके प्रॉपर तथ्य हैं, और ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि यदि किसी प्रकार की इस प्रकार की हत्या की घटना होती है तो उसमें सभी संबंधितों से पुलिस पूछताछ करती है, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, बाहर के सदस्य हों, मोहल्ले के लोग हों, रिश्तेदार हों, तो पुलिस जो है उसी समान प्रक्रिया के अंतर्गत अपना अनुसंधान कर रही है और पूछताछ कर रही है। क्या घटनाक्रम था सर? ये लगभग एक सप्ताह पूर्व की घटना है। मुड़ियाराज ग्राम में 19 वर्ष की लड़की बस पाई गई थी अपने घर के बाड़ी में, जो कि उसके ज्वेलरी से गला दबाकर हत्या की गई थी। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में गैंगरेप का मामला सामने आया है। सेलाकुई थाने में पीड़िता ने तहरीर दी है। 3 लोगों पर गैंगरेप के आरोप हैं। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। डीआईजी अरुण मोहन जोशी का बयान है, मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित महिला का मेडिकल कराया जाएगा। डीआईजी अरुण मोहन ने कहा है कि 2 टीम बनाकर आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इसमें इमीडिएटली केस रजिस्टर किया पुलिस ने, और इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो फैक्ट्स आ रहे हैं उस सब पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। अभी मेडिकल के लिए जो है जो हमारी टीम है वो डॉक्टर से कोऑर्डिनेट कर रही है, तो जो भी फैक्ट्स हैं उस हिसाब से कार्रवाई की। देखिए, पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर इस वक्त आवाज़ बुलंद है और बहुत ज़्यादा आक्रोश है लोगों के अंदर। महिला सुरक्षा को लेकर जो असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है उसको लेकर भी आक्रोश है और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी आक्रोश है। लेकिन इस बीच देहरादून में भी गैंगरेप का मामला सामने आया है। डीआईजी का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर टीम गठित की जा चुकी है। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में गैंगरेप का ये मामला सामने आया है। पीड़िता ने तहरीर दी है। सेलाकुई थाने में पीड़िता ने तहरीर दी है और 3 लोगों पर गैंगरेप के आरोप लगाए हैं। डीआईजी साहब ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर टीम का गठन हो चुका है और जल्द ही इस पूरे मामले में अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। सहसपुर महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में सहसपुर थाना पहुंचे उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रीतम सिंह। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा देखिए। प्रदेश के अंदर हाथरस में जो घटना घटित हुई उस घटना से पूरा देश आंदोलनरत है, और आपने देखा होगा हाथरस की घटना में ना तो मीडिया को जाने दिया गया, ना उनके परिवार के लोगों को अंदर जाने दिया गया, और ना ही अन्य लोगों को जाने दिया गया। जिला अधिकारी किस तरीके से परिवार से बात करते हैं उसको भी आपने दिखाने का काम किया है। तो ये हालत है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को तो बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, और जिस तरीके का व्यवहार पुलिस ने राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के साथ किया, निश्चित रूप से कड़े शब्दों में कांग्रेस उसकी निंदा भी करती है। देश के लोगों ने उसको बहुत नजदीक। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पार्टी संगठन के कार्यक्रमों पर मंथन हुआ। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष
सीएम त्रिवेंद्र रावत, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित सभी सांसद भी मौजूद रहे। बीजेपी विधायक पूर्ण सिंह फर्त्याल के मामले में 2 सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा और नैनीताल सांसद अजय भट्ट विधायक की नाराजगी पर बात करेंगे। कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बयान। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी और मोर्चों की 2-3 दिन में घोषणा होगी। जिला समन्वय समितियों की भी इसी हफ्ते घोषणा कर दी जाएगी। 16 अक्टूबर को देहरादून में सभी जिला समन्वय समितियों की कार्यशाला होगी और 5 से 10 अक्टूबर तक जिलों में 10 से 15 अक्टूबर तक मंडलों की बैठकें होंगी। 17 अक्टूबर को भाजपा के नए मुख्यालय का देहरादून में शिलान्यास होगा और कोर कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी और चर्चा हुई भी है। राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पर हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी रहे, माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे, सभी सांसद और मंत्री जो उसके सदस्य हैं और महामंत्री पार्टी के और नरेश बंसल जी इत्यादि सब लोग उसमें रहे। 100% उपस्थिति की कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें ये तय हुआ है कि 2-3 दिन के भीतर सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा है, संवाद के माध्यम से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। नए उत्तर प्रदेश में संवाद ही समस्त समस्याओं के समाधान का माध्यम है। पुलिस विभाग को माताओं और बहनों से संबंधित विषयों और अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े मुद्दों में अति संवेदनशीलता और सक्रियता रखने की आवश्यकता है।